तो सवाल क्या कह रहा है कि एक रॉड है जिसका लेंथ है कैपिटल एल, उसको एक एंड पे हिंज किया गया, ठीक है, ध्यान रहे, है ना, और इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाके रिलीज कर दिया, ठीक है। तो जब ये वर्टिकल आएगा तो उस समय हमको रॉड का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो ठीक है, सिंपल सी चीज है, पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसका डायग्राम बहुत ही आसान है ना। यहाँ पे इनिशियली जो है रॉड है हमारा, रॉड ऐसा कुछ है, इनिशियल जो पोजीशन है, जो इनिशियल सिचुएशन है, इस तरह कुछ है। और हिंज कहाँ पे है? हिंज है हमारा यहाँ, इस जगह पे। तो रॉड जो है इस हिंज के बहुत फ्रीली रोटेट कर सकता है, ठीक है। रॉड जो है इस हिंज के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो ये हमारा एक्सिस हो गया, है ना, एंड दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड और पेपर जो भी है ना। तो यहां से रिलीज करेंगे तो ये कहाँ आएगा? ये आएगा यहाँ पे नीचे, है ना। तो हमको जब ये रॉड इस पोजीशन पे पहुंचेगा, है ना, कौन सा पोजीशन? ये वाला पोजीशन। जब रॉड इस पोजीशन पे पहुंचेगा, वर्टिकल पोजीशन पे पहुंचेगा, उस समय मुझे रॉड की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालनी है, ठीक है, ओमेगा अबाउट दी एक्सिस, ठीक है। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं, है ना। तो अगली चीज जो है ना, जो हम करेंगे वो करेंगे हम एनर्जी कंजर्वेशन। क्योंकि ये सिस्टम में कुछ भी फ्रिक्शन का वर्क नहीं है ना। फ्रिक्शन का वर्क जो है वो नील है ना, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, है ना। सिस्टम हमने क्या पकड़ा हुआ है? सिस्टम हमने पकड़ा हुआ है, सिस्टम जो है लिया है वो हमने लिया है रॉड प्लस अर्थ। अब ये जो रॉड और प्लस अर्थ सिस्टम है, तो ग्रेविटी तो इंटरनल फोर्स है, तो ग्रेविटी का वर्क मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, उसका वर्क ऑलरेडी कहाँ चला जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लिखा जाएगा वो, ठीक है। हिंज से जो फोर्सेस लग रही हैं इस एक्सिस पे, इनका वर्क जीरो है क्योंकि देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट एट द हिंज, है ना। तो एक्सटर्नल वर्क भी जीरो है, तो एनर्जी कंजर्वेशन आराम से लग सकता है। तो एक काम करते हैं, एक रेफरेंस पकड़ लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो ये है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस, समझ गए सारे लोग? तो ये रेफरेंस है। तो इनिशियली, है ना, इनिशियली जो रॉड है हॉरिजॉन्टल है, तो चूंकि रॉड क्या है? एक्सटेंडेड बॉडी है, तो एक्सटेंडेड बॉडी है इसका मतलब वो पॉइंट मास नहीं है। तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसको उसके सेंटर ऑफ मास पे डालेंगे। तो इनिशियली उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ है? रेफरेंस पे ही है, ये है इसका सेंटर ऑफ मास, है ना। तो इनिशियल जो एनर्जी है, बता सकते हो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? बोलो। काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, क्योंकि जो मेरा सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे है? रेफरेंस पे। तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? फाइनल एनर्जी जो होगी वो होगी हमारे पास, सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस नीचे आ चुका है रेफरेंस से? L/2, है कि नहीं? तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो है -mg/L/2। ध्यान दो यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिखा है, नेगेटिव लिखा है क्योंकि वो रेफरेंस से नीचे है, रेफरेंस लेवल से नीचे है, ठीक है। प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या लिखे हम, है कि नहीं, ये सवाल है। काइनेटिक एनर्जी भी आसान है, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है ये प्योर रोटेशन है, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। सर तो फिक्स्ड एक्सिस, एंगुलर वेलोसिटी लिखना पड़ेगा। क्या बोले? सर एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा लिखना पड़ेगा ना?
हाँ, मुझे ओमेगा निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लिखूंगा मैं? काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखता हूँ, जब भी फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन होता है तो इसके लिए लिखते हैं हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, अगर ये फॉर्मूला याद हो तो। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई है इस एक्सिस के अबाउट, चूंकि ये एक्सिस कैसा है, पासिंग थ्रू दी एंड है, तो इसका मैं फॉर्मूला डिराइव नहीं करूंगा, इसका मुझे रिजल्ट पता होना चाहिए। ठीक है, आई की वैल्यू होगी एम एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो हाफ ऑफ एम एल स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर। इनिशियल और फाइनल एनर्जीज को मैं क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। तो इनिशियल एनर्जी थी 0, फाइनल एनर्जी भी 0 है कि नहीं? बराबर है? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। मेरे पास जो रिजल्ट आएगा फाइनली वो आएगा, यहाँ पे देखो राइट कॉर्नर में लिख रहा हूं मैं, 0 इज इक्वल टू माइनस एम जी एल बाई 2, है ना, प्लस एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 6। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √3g/l, यहाँ से आंसर बी हो जाएगा तुम्हारा। समझ गए सारे लोग? हाँ सर। चलो, तो अगला सवाल जो है ना, इसको पढ़ा जाए पहले। राइट ट्रायंगुलर प्लेट ABC of mass small m is free to rotate in the vertical plane about a fixed horizontal axis through A। एक्सिस जो है ये है, ऐसा है, ये एक्सिस है, पॉइंट ए से पास हो रहा है ना, इस पॉइंट के अबाउट ये फ्रीली रोटेट कर सकता है ना। अगर ये स्ट्रिंग नहीं होता तो ये रोटेट करता किसके अबाउट, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू ए। तो एक्सिस कैसा है, एक्सिस है हमारा हॉरिजॉन्टल। एक्सिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, जो हमारा ये जो प्लेन है, प्लेन ऑफ द बोर्ड या प्लेन ऑफ द पेपर बोल लो उसको, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये जो है ये रोटेट कर सकता है इस एक्सिस के अबाउट, है ना। ध्यान ध्यान रहे, देखो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है ना, बराबर है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है और ये सपोर्ट किया गया यहाँ एक थ्रेड से, स्ट्रिंग से, यहाँ से इसको सपोर्ट किया गया ताकि ये घूम ना पाए, इसको घूमने से रोक दिया गया। ठीक है, तो हमको निकालना है ये पॉइंट ए पे क्या रिएक्शन, रिएक्शन एट द सपोर्ट ए। अब रिएक्शन एट द सपोर्ट ए जो है वो एक्स में भी हो सकता है और वाई में भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि रिएक्शन एट द सपोर्ट ऐसा कुछ है, उसके दो कंपोनेंट्स है, एक एफ वाई और दूसरा एफ एक्स। ठीक है, और लग रहा है इसका, इस पे इसके ऊपर एक लग रहा है टेंशन। ठीक है ना, ये स्ट्रिंग का टेंशन लग रहा है, और तीसरी फोर्स लग रही होगी जो कि mg लग रही होगी, इसका वेट। ठीक है, आई बात समझ? और वेट कहां से लग रहा होगा, इसके सेंटर ऑफ मास से। अब ट्रायंगुलर लैमिना है ना, तो सेंटर ऑफ मास उसका सेंट्रॉइड पे होगा। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, ट्रायंगुलर लैमिना है तो सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रॉइड पे होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कंप्लीटली रेस्ट पे है, तो कंप्लीटली रेस्ट पे है इसका मतलब नेट फोर्स भी 0 होगा, सारी फोर्सेस का जब वेक्टर सम करोगे तो 0 होगा, और नेट टॉर्क भी 0 होगा अबाउट अ सुटेबल पॉइंट, है कि नहीं? आ रही बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं, है ना? तो अब यहां से मुझे एक चीज तो क्लियर है कि अगर तुम एक्स डायरेक्शन में सारी फोर्सेस इक्वेट करते हो तो तुमको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि एफ एक्स की वैल्यू जो है, जो ये मेरा एफ एक्स है, ये वैल्यू इसकी 0 है, क्योंकि अगर ये 0 नहीं है तो
इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दिख रहा है क्या? तो Fx तो 0 हो गया, तो ये तो मुझे क्लियर हो गया कि जो हिंज फोर्स लगा रहा है ना, एट द पॉइंट ए, है ना, वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में। अब आती है बात टॉर्क रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, और नहीं, एक डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम अभी और बाकी है, वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में जब इक्विलिब्रियम लगाओगे तो क्या बनेगा, एफ वाई प्लस टी इज इक्वल टू एम जी। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है कि मेरे पास दो दो अननोन्स हो गए, है ना, दिख रहा है क्या? एक एफ वाई भी अननोन है और एक टेंशन भी अननोन है ना, तो मुझे एक इक्वेशन और चाहिए होगी। तो ये लिखने से अच्छा ये इक्वेशन, वैसे ये सही है लेकिन ये इसका बेटर ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, ठीक है। और वो बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है, हम क्या करते हैं, एक सूटेबल पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 कर देते हैं। अब वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है ये इसका सेंटर ऑफ मास हो सकता है ये पॉइंट ए हो सकता है ये वाला पॉइंट हो, इसको पॉइंट को बी लिख लेता हूं मैं। तो इन सब में से बेस्ट चॉइस कौन सा है टॉर्क 0 करने के लिए? अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क लिखूंगा, टॉर्क 0 करूंगा, मतलब नेट टॉर्क अबाउट द पॉइंट ए वाले इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो उसमें से एफ वाई का टॉर्क ऑलरेडी 0 है, क्योंकि एफ वाई पॉइंट ए से पास कर रहा है ना, एक्सिस को कट कर रहा है मतलब उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिसके अबाउट हम टॉर्क लिख रहे हैं। तो एफ वाई इक्वेशन में नहीं आएगा, तो बचेगा क्या, एम जी और टी, है ना। तो फिर इससे तो मुझे क्या टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन और फिर वो टेंशन की वैल्यू फिर मैं यहाँ डाल दूंगा तो मुझे एफ वाई मिल जाएगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम को मुझे एक स्टेप में करना है, अगर मुझे इस पूरे प्रॉब्लम को एक स्टेप में करना है तो कैसे करेंगे, है ना। तो मेरा बेस्ट पॉइंट होगा कौन सा, बेस्ट पॉइंट होगा पॉइंट बी, ठीक है। कैसे होगा वो भी देखते हैं, पहले इसको जरा लिख लो, तुम लोग नोट कर लो, ठीक है। चलो, तो अब मतलब मैं क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं पॉइंट बी के अबाउट लिखने वाला हूं नेट टॉर्क और उसको 0 करने वाला हूं, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि टेंशन तो पॉइंट बी से ही पास हो रहा है, तो उसका टॉर्क अबाउट द पॉइंट बी क्या हो गया, 0। बच गया कौन सा टॉर्क, एम जी का टॉर्क और ये एफ वाई का टॉर्क, है ना। एफ एक्स तो वैसे भी नहीं है ना, एफ एक्स इज 0। तो अब देख के बताओ यहाँ पे एम जी का टॉर्क क्या होगा, ठीक है। ये लेंथ है इसका एल, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो क्या यहाँ से? अगर हम ये वाली चीज लेते हैं, इसको ओरिजिन ले लें, पॉइंट ए को ओरिजिन ले लें, है ना, इसको वाई एक्सिस ले लें और इस चीज को हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस ले लें, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो क्या? सेंट्रॉइड है, ध्यान रहे, ट्रायंगल का ट्रायंगुलर लैमिना हो तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड पे लाई करता है, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? सिंपल है ना, L/3 L/3, भूल गए हो? हाँ सर। है ना, यानी कि कहने का मतलब ये है, मतलब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं L/3 L/3, मतलब एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट भी L/3 और वाई कोऑर्डिनेट भी L/3। क्यों मानते हो इस चीज को? तो ये है L/3 और ये जो डिस्टेंस है ये वाला वर्टिकल वाला ये भी L/3 है। तो पॉइंट बी से जो mg का लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन समझते हो ना, ये लाइन ऑफ एक्शन जो mg का लाइन ऑफ एक्शन है, ये कितने डिस्टेंस पे है? पॉइंट बी से अगर परपेंडिकुलर खींचा जाए तो क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, 2L/3 मिलेगा क्या? तो mg का टॉर्क क्या हो गया, mg इंटू 2L/3, कोई दिक्कत?
बोलो, नहीं सर। है ना। और ये टॉर्क कैसा है, mg कैसा घुमाने की कोशिश कर रहा है, पॉइंट बी के अबाउट देखो, पॉइंट बी पे अगर बैठ के देखोगे तो तुमको लगेगा कि mg जो है इसको ऐसा घुमाने की कोशिश कर रहा है ना, काउंटर क्लॉकवाइज। क्यों? बराबर है। हाँ टेंशन का टॉर्क जीरो है क्योंकि वो पॉइंट बी से ही पास कर रहा है। बच गया कौन सा, एफ वाई। पॉइंट बी से एफ वाई का लाइन ऑफ एक्शन ये वाला है, ये है एफ वाई का लाइन ऑफ एक्शन, ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। पॉइंट बी से इस एफ वाई वाले लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर अगर खींचोगे तो लेंथ क्या आएगा, एल। तो उसका टॉर्क क्या हो गया, एफ वाई इंटू क्या हो गया बताओ, एफ वाई मल्टीप्लाइड बाई एल। और ये कैसा घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है एफ वाई, है ना। तो दोनों टॉर्क्स क्या होने चाहिए, नेट टॉर्क चूंकि जीरो है तो क्लॉकवाइज टॉर्क और काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होने चाहिए। यहां से तुमको मिल गया एफ वाई का वैल्यू 2 mg/3। तो ये है तुम्हारा आंसर, सिंपल है एकदम, कोई परेशानी इसमें। चलो तो अगला सवाल क्या है, सवाल है अगला क्वेश्चन नंबर 28। एक रॉड है, हिंज पे, सॉरी सेंटर पे हिंज किया हुआ है और रोटेट कर दिया, कैसे, कांस्टेंट टॉर्क स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो वो निकालना है पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मान लेते हैं ऐसा कुछ है, ये रॉड है हमारा, है ना। लेट्स से कि जो हमारा एक्सिस है इज परपेंडिकुलर टू द रॉड, ऐसा, है ना। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमको निकालना पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर फॉर्मूला याद है तो 2 मिनट में सवाल हो जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 30 सेकेंड। पावर क्या होता है, टाउ इंटू ओमेगा, बोलो। और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क तो कांस्टेंट है यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होगा। और चूंकि रेस्ट से शुरू कर रहा है तो ओमेगा नॉट जीरो हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधा सीधा अल्फा इंटू टाइम। और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, सॉरी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ बाय आई, और बच गया टी। तो पावर जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास टाउ स्क्वायर बाय आई मल्टीप्लाइड बाय टी। तो ये तो जो चीज है, ये जो चीज है ये तो कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, है ना। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आ रहा है, तो ऑप्शन विल बी बी। सिंपल एकदम लल्लू सवाल है कि नहीं, बोलो क्यों। चलो, है ना, सवाल पढ़ते हैं। बॉल है मास m का, मूविंग विद वेलोसिटी v, एक वॉल के साथ ऐसा इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है। वॉल है ना, ये वॉल है हमारा, ठीक है। डायग्राम में बताया नहीं कहाँ वॉल, बट वॉल का जो पोजीशन है वो ये है, यहाँ पे देखो, ये है वॉल, ठीक है ना। तो इलास्टिकली कोलाइड हो रहा है ना, और वॉल स्टेशनरी है। तो ये कैसा टकरा के वापस आएगा, है ना। टकरा के वापस आएगा तो टकराने के बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो ऐसी कुछ हो जाएगी, सेम एंगल पे, ठीक है। और स्पीड भी बढ़ेगा क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो हमको निकालना है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट p। अब ये तुमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो हम लिखते हैं किसी भी पॉइंट के अबाउट, वो हम कैसे लिखते हैं, लाइन ऑफ मोशन, मतलब लाइन ऑफ मोशन जो है उस पे परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो, है ना। तो एक काम करो, इनिशियली जो लाइन ऑफ मोशन है, जो बॉल का लाइन ऑफ मोशन है इनिशियली, वो ये है, उस पे परपेंडिकुलर खींचोगे, सॉरी पॉइंट P से
सॉरी, पॉइंट पी से अगर परपेंडिकुलर खींचोगे तो क्या दिखेगा? ये दिखेगा क्या? ये लेंथ मिलेगा? सर हाँ, सर आपने वो रेड क्या बनाया है? रेड इसका फाइनल वेलोसिटी है। ओके ठीक है, तो परपेंडिकुलर जब खींचेंगे, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया क्या? देखो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, डी परपेंडिकुलर, जो लाइन ऑफ मोशन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनिशियली कितना है? डी कॉस थीटा बोल सकता हूं। तो एल इनिशियल जो है एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होगा? एम वी डी कॉस थीटा। यही बात समझ, सिंपल है, बोलो, है ना? और डायरेक्शन कैसे देखेंगे? डायरेक्शन देखना भी आसान है। अगर तुम अगर तुम पॉइंट पी पे बैठे हो, अगर तुम कहां बैठे हो? अगर तुम पॉइंट पी पे बैठे हो, तो ये जो पार्टिकल है ये तुमको ऐसा मूव करता दिखेगा नहीं। इसका सेंस ऑफ रोटेशन अबाउट द पॉइंट पी इज कैसा दिख रहा है? ये जो तुम्हारा जो बॉल आ रहा है, उस बॉल को मैं पी पे बैठ के अगर देखूं, है ना, उसकी वेलोसिटी ऐसी है ना, तो उसका सेंस ऑफ रोटेशन अबाउट द पॉइंट पी इज समथिंग लाइक दिस। यस, काउंटर क्लॉकवाइज है क्या? तो काउंटर क्लॉकवाइज हम लोग प्लस लेते हैं, तो ध्यान रहे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो है वो उसका प्लस है, पॉजिटिव, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मुझे, जस्ट जहां तक लगता है। ये लिख लो तुम लोग, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब निकालते हैं हम लोग क्या, ये तो हमने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकाला, अब निकालते हैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमने देखा था कैसे मूव कर रहा था कोलिजन के बाद, ऐसा। ठीक है, तो फिर से अगर तुम डालोगे परपेंडिकुलर, वही वही वाली कहानी अगर रिपीट करोगे, ये है इसका लाइन ऑफ मोशन। इस लाइन ऑफ मोशन पे अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचूं, ये, ठीक है, हमारी बात समझ? तो अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर खींचता हूं तो मुझे फिर से कितना डिस्टेंस मिलेगा, देख के बताओ। ये थीटा, तो ये भी थीटा, है ना, ये वापस से फिर से मुझे डी कॉस थीटा मिलेगा। तुम ज्योमेट्री वर्कआउट कर सकते हो ना, बहुत ही आसान है कि नहीं? ये थीटा हाँ है तो ये एंगल कितना हो गया? ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये वाला, है ना? तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा, और ये डिस्टेंस जो है वो डी है, ये वाला, तो ये डी कॉस थीटा हो जाएगा। तो वापस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिल रहा है? डी कॉस थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया? एम वी इंटू डी कॉस थीटा, फिर से मैग्नीट्यूड वही रह गया। लेकिन अब तुम नोटिस करोगे, है ना, कि सेंस ऑफ रोटेशन अबाउट द पॉइंट पी चेंज हो गया है। नहीं, देखो मैं ये बाकी सब फालतू फालतू चीजें वहां से हटा दे रहा हूं, देखना। अभी जो है ये पॉइंट पी पर अगर तुम बैठ के देखोगे तो बॉल कैसा जा रहा है? ऐसा जा रहा है ना? तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन अबाउट द पॉइंट पी जो है वो कैसा हो गया है? वो ऐसा कुछ हो गया है, नहीं, क्लॉकवाइज हो चुका है ना? आई बात समझ? तो क्लॉकवाइज है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, है ना? तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, क्लॉकवाइज इज इनटू द प्लेन, माइनस साइन, ध्यान रहे। ठीक है, इज इक्वल टू -2 mv d cos थीटा। ठीक है, तो हमारा आंसर विल बी बी। सिंपल, इजी।